क्या होगा अगर ये पता चले कि जीवन के वो 15 साल जो स्कूल के बेंच पर बैठकर मतलब सिर्फ लेक्चर सुनने में बिताए गए, वो असल में जैविक रूप से सब कुछ भूल जाने के लिए ही डिजाइन किए गए थे। बिल्कुल, मतलब इंसान का दिमाग सिर्फ चुपचाप बैठकर और सुनकर सीखने के लिए तो बना ही नहीं है। हाँ, और चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण में इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सोचिए कोई क्लासरूम में बैठा है, सामने एक शिक्षक लगातार 45 मिनट तक प्रकाश संश्लेषण या भौतिकी का कोई बहुत ही जटिल विषय समझा रहा है, और उस वक्त सुनने में सब कुछ बिल्कुल सही और तार्किक लग रहा होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हर एक बात दिमाग में सीधे बैठ गई है। लेकिन फिर जैसे ही उस लेक्चर के तुरंत बाद एक टेस्ट लिया जाता है तो दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, पन्ने पर लिखने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। ये एक बहुत ही आम बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, और सच कहा जाए तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सिर्फ चुपचाप बैठ के लेक्चर सुनना, जिसे हम पैसिव लिसनिंग कहते हैं, वो अक्सर स्कूल के कीमती घंटों की पूरी बर्बादी होती है। सही कहा। और देखिए, पैसिव लिसनिंग की विफलता ही वो कारण है जिसने शोधकर्ता शिवा नारायण को शिक्षा के पूरे ढांचे को पलट देने पर विचार करने के लिए मजबूर किया। और आज हम उनके इसी काम यानी उनके स्रोत सिस्टम लर्नोग्राफी, इंजीनियरिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एकेडमिक नॉलेज ट्रांसफर पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे हम टीचिंग बेस्ड शिक्षा को ब्रेन बेस्ड नॉलेज ट्रांसफर में बदल सकते हैं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हम मानव विकास को एक जैविक नजरिए से देखें तो पूरी जैविक दुनिया में इंसान इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसका इतना शक्तिशाली मस्तिष्क सीधे तौर पर ऊपरी अंगों से जुड़ा है। ऊपरी अंग मतलब हमारे हाथ? बिल्कुल, हमारे बेहद सटीक और फुर्तीले हाथों से। मतलब आदि मानव के समय से ही इंसान ने औजार बनाकर, शिकार करके और अपने हाथों से काम करके ही दुनिया को समझा है। हमारा दिमाग इसी मोटर साइंस यानी शारीरिक क्रिया विज्ञान के आधार पर विकसित हुआ है। तो ये जो सिस्टम लर्नोग्राफी है, ये इसी शारीरिक संरचना का लाभ उठाता है ना, ताकि शिक्षा 20 साल की उम्र तक पूरी हो सके। एकदम सही। ये टीचिंग को हटाकर मस्तिष्क और हाथों के तालमेल पर काम करता है। मोटर साइंस, इस शब्द सुनते ही दिमाग में ना शारीरिक गतिविधियों की छवि बनती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस नए सिस्टम की गहराई में जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सिर्फ सुनकर सीखना काम क्यों नहीं करता। हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी को पुशअप्स करना सीखना है। अब कोई फिटनेस एक्सपर्ट आकर उन्हें पूरे 1 घंटे तक पुशअप्स की थ्योरी समझाएं कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कैसे काम करते हैं। हाँ, और गुरुत्वाकर्षण का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, कोहनी का कोण क्या होना चाहिए, वो इंसान सब कुछ ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके शरीर ने एक बार भी जमीन पर लेटकर वो हरकत नहीं की, तो क्या वो एक भी सही पुशअप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका शरीर उस ज्ञान को पहचानता ही नहीं है। सिर्फ थ्योरी सुनकर सीखना बिल्कुल वैसा ही है। और न्यूरोसाइंस भी ठीक इसी बात की पुष्टि करता है। देखिए, पारंपरिक शिक्षा पूरी तरह से हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से पर निर्भर करती है। मतलब जो हमारे कॉग्निटिव सर्किट्स या संज्ञानात्मक सर्किट्स हैं, जहां शिक्षक बोलता है और उम्मीद करता है कि जानकारी सीधे छात्र के तार्किक सर्किट्स में जाकर बैठ जाएगी। हाँ, लेकिन ये तरीका मस्तिष्क के मोटर सर्किट्स को पूरी तरह से निष्क्रिय छोड़ देता है। स्रोत में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बच्चों के मस्तिष्क में उनके मोटर सर्किट्स उनके लॉजिक सर्किट्स यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कहीं ज्यादा विकसित होते हैं। अच्छा, मतलब बच्चे तार्किक रूप से सोचने से ज्यादा शारीरिक रूप से करने में माहिर होते हैं? बिल्कुल, बच्चे स्वभाव से ही चीजों को छूकर, तोड़कर और अपने हाथों से बनाकर सीखते हैं। जब तक उनके हाथ किसी काम में शामिल नहीं होते, उनका दिमाग उस जानकारी को महत्वपूर्ण ही नहीं मानता। तो इसका मतलब है कि पारंपरिक क्लासरूम ऐसा है जैसे किसी खराब इंटरनेट कनेक्शन पर एक भारी फाइल डाउनलोड करना, जहां आधा डेटा रास्ते में करप्ट हो जाता है। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है। क्योंकि हम सदियों से बच्चों को उनके प्राकृतिक स्वभाव के बिल्कुल विपरीत तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्राकृतिक स्वभाव को वापस लाने के लिए लर्नोग्राफी में पूरी प्रक्रिया को पलट दिया जाता है। इसमें सिर्फ सुनने के बजाय लिखने, डायग्राम बनाने और हाथों से काम करने पर यानी इसी मोटर साइंस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। जब कोई हाथों का इस्तेमाल करके जानकारी को गढ़ता है ना, तो मस्तिष्क के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से सक्रिय होते हैं, बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम। ये दोनों हिस्से मिलकर प्रोसीजरल मेमोरी यानी प्रक्रियात्मक स्मृति का निर्माण करते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी मतलब जैसे कि साइकिल चलाना या तैरना? एकदम सही। ये वो स्मृति है जो किसी काम को करने की प्रक्रिया को याद रखती है।
एक बार शरीर ने वो लय सीख ली तो इंसान उसे कभी नहीं भूलता। हाँ, चाहे 10 साल तक साइकिल न चलाई हो, फिर भी कोई भूलता नहीं है। बिल्कुल। पारंपरिक शिक्षा डिक्लेरेटिव मेमोरी पर निर्भर करती है, मतलब तथ्यों को रटना, जो बहुत जल्दी भूल जाती है। लेकिन जब मोटर साइंस का इस्तेमाल होता है तो सीखी गई बातें सेरेबेलम में एक स्वचालित कौशल के रूप में दर्ज हो जाती हैं। और सेरेबेलम हमारे शरीर की हर सूक्ष्म गति को नियंत्रित करता है। हाँ, और बेसल गैंग्लिया उस गति को एक आदत में बदल देता है। तो जब हाथ लगातार किसी गणित के फॉर्मूले को लिखते हैं या किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का चित्र बनाते हैं, तो वो जानकारी सिर्फ याद नहीं रहती, वो शरीर की एक आदत बन जाती है। अरे वाह, ये तो समझ आ गया कि शारीरिक गतिविधि याददाश्त को मजबूत करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये शारीरिक गतिविधि आखिर मस्तिष्क के अंदर स्थायी ज्ञान में कैसे बदलती है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, मतलब वो कौन सी सटीक प्रक्रिया है जो किताब के पन्नों पर छपे शब्दों को दिमाग के पन्नों में बदल देती है? स्रोत में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है, ब्रेन पेज। ये क्या है और ज्ञान आखिर ट्रांसफर कैसे होता है? देखिए, ज्ञान के ट्रांसफर की ये पूरी इंजीनियरिंग लर्नोग्राफी का सबसे मूल सिद्धांत है। इसे समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य चरणों को देखना होगा। अच्छा, बताइए। पहला चरण है सोर्स पेज। यह वो मूल सामग्री है, कोई किताब, कोई डिजिटल रिसोर्स या कोई भी इनपुट जहां जानकारी पहली बार मौजूद है। मान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसी विज्ञान की किताब के एक पन्ने पर लिखा है, तो वो सोर्स पेज है। यानी वो रॉ डेटा या कच्चा माल जो बाहर की दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, ब्रेन पेज। ये सिर्फ कोई कल्पना या रूपक नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के अंदर बनने वाली एक वास्तविक न्यूरल कॉपी है। न्यूरल कॉपी? मतलब सच में दिमाग में कुछ बन रहा है? हाँ, अब उसी गुरुत्वाकर्षण वाले उदाहरण को लेते हैं। छात्र सिर्फ उस पन्ने को पढ़ता नहीं है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके एक सेब के गिरने का डायग्राम बनाता है, समीकरण को बार बार लिखता है, बल की दिशा दर्शाता है। इस पूरी मोटर गतिविधि के दौरान उसके दिमाग के न्यूरॉन्स उस जानकारी का एक शारीरिक नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। इसी नक्शे को ब्रेन पेज कहते हैं। समझ गया। और तीसरा चरण क्या है? अंत में आता है जाइड पेज। ये सीखे गए ज्ञान का अंतिम प्रदर्शन या आउटपुट है, जहां व्यक्ति उस ब्रेन पेज का उपयोग करके कोई नई समस्या हल करता है, जैसे कि किसी रॉकेट के लॉन्च होने का गणित आजमाना। तो ये सिर्फ जानकारी को सोखना नहीं है, बल्कि उस रॉ डेटा को एक पूरी उत्पादन प्रक्रिया से गुजार कर एक अंतिम उत्पाद में बदलना है। एकदम सही। लेकिन जब छात्र अपने हाथों से वो डायग्राम बना रहा होता है और ब्रेन पेज तैयार कर रहा होता है, तो उसके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? तो उस समय पूरा मस्तिष्क एक सिम्फनी की तरह काम कर रहा होता है। सबसे पहले दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक सीईओ की तरह काम करता है, जो योजना बनाता है कि डायग्राम कैसे बनेगा। अच्छा। फिर हिप्पोकैम्पस एक सर्च इंजन या लाइब्रेरियन की तरह सक्रिय होता है। वो पुरानी यादों को खंगालता है कि पहले जब मैंने गोल आकार बनाया था तो हाथ कैसे घुमाया था, और नई जानकारी को उस पुरानी याद के साथ जोड़ता है। वाओ। इसके बाद वही बेसल गैंग्लिया एक फैक्ट्री वर्कर की तरह उस हाथ की गति को एक आदत में ढालता है, और अंत में सेरेबेलिन एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की तरह यह सुनिश्चित करता है कि पेन से खींची गई लाइन बिल्कुल सटीक हो। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग के अंदर एक पूरी कॉर्पोरेट टीम काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन इस पूरी टीम को काम करने के लिए ऊर्जा या प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मतलब कोई भी बच्चा इतनी मेहनत वाला काम बिना किसी लालच या गाइव के तो करेगा नहीं। यहीं पर मस्तिष्क का एक बहुत ही खास हिस्सा सब्सटेंशिया नाइग्रा तस्वीर में आता है। ये हिस्सा डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज करता है। डोपामाइन, वही जो हमें खुशी का एहसास देता है। हाँ, जब सीखने की प्रक्रिया मोटर एक्शन यानी खुद अपने हाथों से कुछ करने और उसका तुरंत परिणाम देखने से जुड़ती है, तो दिमाग को एक रिवॉर्ड या इनाम का एहसास होता है। ये डोपामाइन व्यक्ति को और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करता है। न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे हेबियन थ्योरी कहा जाता है। इसका मूल मंत्र है, जो कोशिकाएं एक साथ सक्रिय होती हैं वो एक साथ जुड़ जाती हैं। अच्छा, जो एक साथ फायर करती हैं वो वायर हो जाती हैं। बिल्कुल। जब हाथों की गति और बौद्धिक विचार एक साथ काम करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन इतना मजबूत हो जाता है कि वो कभी टूटता नहीं। ये तो बिल्कुल वही बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो वीडियो गेम्स में होता है।
जरा सोचिए, वीडियो गेम भी तो मोटर एक्शन मांगते हैं। हाथों से कंट्रोलर चलाना, निर्णय लेना और तुरंत एक रिवॉर्ड या डोपामीन हिट देते हैं। सही पकड़ा आपने। इसीलिए बच्चों को वीडियो गेम की लत लग जाती है। वो गेम के विशाल नक्शे और जटिल नियम तो याद कर लेते हैं, लेकिन स्कूल के साधारण गणित के फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लर्नोग्राफी शिक्षा के लिए उसी एडिक्शन मैकेनिज्म को हैक कर रही है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। वो सीखने की प्रक्रिया को इतना मोटर संचालित बना रही है कि दिमाग उसे एक खेल की तरह रिवॉर्ड करे। क्या बात है। और देखिए, जब मस्तिष्क ज्ञान को इस शारीरिक तरीके से गढ़ रहा होता है ना, तो वो ज्ञान के अलग अलग स्तरों का निर्माण करता है। स्रोत में मानव ज्ञान को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 5 स्तरों में बांटा गया है। वो 5 स्तर कौन से? पहला है सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज। ये वो बुनियादी जानकारी है जो हम रोजमर्रा के जीवन से बस सुनकर या देखकर सीखते हैं। दूसरा है मोटर ज्ञान या कर्म, जो हाथों के अभ्यास और शारीरिक क्रिया से आता है। और तीसरा है कॉग्निटिव ज्ञान यानी शास्त्र, जिसमें तर्क, विज्ञान, गणित और अमूर्त सोच शामिल है। चौथा है सहज ज्ञान यानी आत्मज्ञान, जो बिना सोचे अचानक आने वाली गहरी समझ से जुड़ा है। और 5वां है परम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, जो चेतना के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। रुकिए एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? आपने ज्ञान का जो क्रम बताया, उसमें मोटर ज्ञान यानी शारीरिक कर्म को कॉग्निटिव ज्ञान यानी तार्किक सोच से पहले रखा गया है। हाँ, लेकिन आमतौर पर दुनिया भर के स्कूल तो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो पहले लॉजिक, थ्योरी और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे कि पहले बोर्ड पर फॉर्मूला लिखवाते हैं और फिर कहते हैं कि अब इसे लैब में जाके लागू करो। यानी वो शास्त्र को कर्म से पहले रखते हैं। लर्नोग्राफी में इसे उल्टा क्यों रखा गया है? क्योंकि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की नींव ही वहीं से कमजोर हो जाती है। जब हम बच्चों को पहले अमूर्त तर्क या कॉग्निटिव ज्ञान देते हैं, तो उनके पास उस जानकारी को जोड़ने के लिए कोई शारीरिक अनुभव होता ही नहीं है। अच्छा। लर्नोग्राफी ये स्पष्ट करती है कि मोटर ज्ञान यानी प्रैक्टिस और एक्शन ही वो असल लंगर है जो कॉग्निटिव ज्ञान को दिमाग में टिकने की जगह देता है। जब तक शरीर किसी क्रिया का अनुभव नहीं करता, तब तक मस्तिष्क उस तार्किक जानकारी को एक सतही स्तर पर ही रखता है। तो मतलब बिना मोटर क्षमता और शारीरिक अनुभव के कोई भी बड़ा संज्ञानात्मक ज्ञान या साइंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ रटने तक सीमित रह जाता है। वो कभी असल समझ में नहीं बदलता। बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ थियरी पढ़ रहा है, तो वो कॉग्निटिव ज्ञान थोड़े समय बाद वाष्पित हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा के बाद दिमाग खाली हो जाता है। हाँ, जो हमने शुरुआत में बात की थी। लेकिन जब हाथों और शरीर का इस्तेमाल करके पहले ब्रेन पेज बनाए जाते हैं, तो मस्तिष्क में एक गहरा न्यूरल ढांचा तैयार होता है। उसी ढांचे के ऊपर विज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है, जो फिर जीवन भर याद रहती है। इसलिए कर्म को शास्त्र से पहले रखा गया है। ये नजरिया तो वाकई ये शिक्षा को देखने का चश्मा ही बदल देता है। लेकिन न्यूरोसाइंस और ज्ञान के इन स्तरों को समझने के बाद ये देखना बेहद अहम है कि ये सब कागज से निकलकर असल जीवन के क्लासरूम में कैसा दिखेगा। बिल्कुल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना जरूरी है। क्योंकि स्रोत में एक ऐसा दावा किया गया है जिस पर मुझे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें कहा गया है कि इस सिस्टम में होमवर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और छात्र 20 साल की उम्र तक अपनी पूरी शिक्षा समाप्त करके नौकरी के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये दावा है। रुकिए, बिना होमवर्क के 20 साल की उम्र तक पूरी पढ़ाई खत्म। अब ये सुनने में किसी यूटोपियन सपने या किसी चालाक सेल्स पिच जैसा लगता है। अगर बच्चे घर जाकर कोई अभ्यास ही नहीं करेंगे तो ये ज्ञान आखिर टिकेगा कैसे? मुझे इस पर सच में बहुत संदेह है। आपका संदेह लाजमी है, क्योंकि हम उस व्यवस्था के आदी हो चुके हैं जहां स्कूल में सिर्फ जानकारी दी जाती है और असली सीखना या सेल्फ स्टडी घर पर होमवर्क के रूप में होती है। सही बात है। लेकिन लर्नोग्राफी के मिनिएचर स्कूल मॉडल में स्कूल वो जगह नहीं है जहां ज्ञान सिर्फ परोसा जाता है। ये वो जगह है जहां ज्ञान का उत्पादन होता है। जब कोई छात्र क्लासरूम के अंदर ही मोटर एक्शन के जरिए अपना ब्रेन पेज बना लेता है, तो उसे घर पर जाकर कुछ भी दोहराने या रटने की जरूरत ही नहीं बचती। अच्छा, मतलब काम क्लास में ही हो गया। हाँ, होमवर्क असल में स्कूल के घंटों में हुई अधूरी पढ़ाई का लक्षण है। लेकिन अगर पारंपरिक रूप से पढ़ाना बंद हो जाएगा, अगर होमवर्क नहीं होगा, तो क्या शिक्षक की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? इतने सारे बच्चों को क्लासरूम में मैनेज कौन करेगा? शिक्षक की जरूरत खत्म नहीं होगी, बल्कि उनका पूरा किरदार बदल जाएगा।
मिनिएचर स्कूल के आर्किटेक्चर में बच्चे खुद छोटे शिक्षक या स्मॉल टीचर्स बन जाते हैं। छोटे शिक्षक? हाँ, वो पीयर टू पीयर यानी अपने सहपाठियों के साथ छोटे छोटे समूहों में मिलकर सीखते हैं। मान लीजिए 40 बच्चों की क्लास है तो वो 4-5 के छोटे समूहों में बढ़ जाते हैं। एक बच्चा जिसने कोई ब्रेन पेज सफलतापूर्वक बना लिया है वो अपने समूह के दूसरे बच्चों का मार्गदर्शन करता है। यहाँ असली शिक्षक का काम लेक्चर देना नहीं है, वो एक टास्क मॉडरेटर बन जाता है। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि हर बच्चा अपने हाथों से सही ब्रेन पेज बना रहा है या नहीं, और जहाँ कोई समूह अटक जाए वहाँ हल्का सा दिशा निर्देश देना है। ये एक बहुत ही शानदार विजुअल है। ये तो किसी स्कूल के सख्त क्लासरूम से ज्यादा एक ज्ञान की फैक्ट्री या आधुनिक स्टार्टअप वर्कस्पेस जैसा लग रहा है, जहां कोई बॉस स्टेज पर खड़ा होकर लगातार भाषण नहीं दे रहा है, बल्कि पूरी टीम अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बिल्कुल, और ये माहौल इतना सक्रिय होता है कि स्रोत में इसे हैप्पीनेस क्लासरूम का नाम दिया गया है। इसमें तनाव कम होता है क्योंकि बच्चा किसी कुर्सी से बंधा हुआ पैसिव श्रोता नहीं है। और देखिए, इस मॉडल का एक सबसे क्रांतिकारी पहलू ये भी है कि ये न्यूरो डाइवर्जेंट छात्रों जैसे ऑटिज्म या ADHD वाले बच्चों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो कैसे? क्योंकि आमतौर पर ऐसे बच्चों को पारंपरिक स्कूलों में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि ADHD वाले बच्चों के लिए एक जगह शांति से बैठकर 45 मिनट का लेक्चर सुनना शारीरिक रूप से असंभव होता है। उनका दिमाग गति और स्टिम्युलेशन चाहता है। हाँ, उन्हें लगातार कुछ करते रहना होता है, और जब पारंपरिक स्कूल उन्हें बैठने के लिए मजबूर करते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाते। लेनोग्राफी का मॉडल निष्क्रिय सुनने के बजाय लगातार मोटर साइंस और गतिविधि पर निर्भर है। समझ गया। जब ऐसे बच्चों को अपने हाथ से काम करने, चित्र बनाने और अपनी गति से शारीरिक रूप से व्यस्त रहने की आज़ादी मिलती है तो उनके दिमाग को वो ज़रूरी उत्तेजना मिलती है, और कई बार वो इस व्यवस्था में सामान्य बच्चों से भी तेजी से ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये तो सच में शिक्षा को समावेशी बनाने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को आज के समय के संदर्भ में समेटना चाहें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सिस्टम लर्नोग्राफी सिर्फ स्कूल का सिलेबस बदलने का कोई साधारण प्रयास नहीं है। ये टीचिंग को मैनेज करने की पुरानी आदत को छोड़कर लर्निंग की इंजीनियरिंग करने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। ये क्लासरूम को एक न्यूरोलॉजिकल प्रयोगशाला में बदल देने का विज्ञान है। और आज के युग में ये और भी प्रासंगिक हो जाता है। देखिए, हम AI और ऑटोमेशन के युग में जी रहे हैं। मशीनें बहुत जल्द उन सभी नौकरियों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी जो रटने, डेटा याद रखने या केवल सूचना को दोहराने पर आधारित हैं। हाँ, वो तो हो ही रहा है। ऐसे भविष्य में हमें रटने वाले क्लर्क नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो, जो नई समस्याओं का समाधान निकाल सकें और जिनके पास मोटर तथा कॉग्निटिव चपलता हो। बिल्कुल। लर्नोग्राफी ऐसे ही भविष्य के लिए इंसानी दिमाग को एक वैज्ञानिक ढांचे में तैयार करने का खाका पेश करती है। जब इंसान का मस्तिष्क और उसके हाथ पूरी तरह से तालमेल में काम करते हैं तो वो क्षमता जन्म लेती है जिसे कोई मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल। जब शरीर और दिमाग एक ही लय में सीखते हैं तो इंसान की क्षमता सच में असीमित हो जाती है। इस पूरे विश्लेषण ने सचमुच सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। हाँ, ये एक पूरी तरह से नया प्रतिमान है। लेकिन इस पूरी चर्चा और इस अत्यधिक कुशल भविष्य की तस्वीर देखने के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। हम इस सिस्टम को एक नॉलेज फैक्ट्री कह रहे हैं, जहां सब कुछ वैज्ञानिक रूप से इंजीनियर किया गया है। सोचने वाली बात है, अगर शिक्षा का पूरा सिस्टम पूरी तरह से मस्तिष्क के मोटर सर्किट्स पर आधारित एक हाई स्पीड, बिना किसी त्रुटि वाली नॉलेज फैक्ट्री बन जाए, जहां बच्चे बिना होमवर्क के 20 साल की उम्र तक बेदाग छोटे शिक्षक बन जाएं और समाज की मशीनरी में फिट होने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं, हाँ, तो क्या इस सुपर एफिशिएंट और लक्ष्य आधारित जीवन में उस खाली, बिना ढांचे वाले बचपन के लिए कोई जगह बचेगी? ये गहरा सवाल है। उस खाली समय का क्या होगा जहां बच्चे अक्सर कुछ भी नहीं करते, बस आसमान देखते हुए ख्याली पुलाव पकाते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंसानियत के कुछ सबसे महान, रचनात्मक और अनपेक्षित आइडिया उसी बिना सोचे समझे बिताए गए खालीपन से जन्म लेते हैं। क्या दिमाग के हर एक कोने को इतना इंजीनियर कर देने से हम वो अप्रत्याशित इंसानी जादू तो नहीं खो देंगे?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।